प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। जहांगीर तरीन की नई पार्टी के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी ने भी पंजाब में डेरे डाल दिए। दूसरी जानिब परवेज इलाही की गिरफ्तारी, मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात न करने का दो टोक ऐलान। बजट के फौरी बाद इंतखाबात होने का कितना इम्कान है, तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के खानदान की मुबैना करप्शन का भांडा फूट गया। नायब कासिद के अकाउंट से बेटों और बहुओं के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए मुंतकिल हुए, FIA ने कच्चा छट्टा खोल दिया। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस हवाले से। इसके अलावा बात करेंगे सिंध में इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों के सरबराहान के नामों का ऐलान कर दिया। मेयर नाजिम बनाकर पीपल्स पार्टी का एक बार फिर सिंध फतह करने का प्रोग्राम। दूसरी जानिब मरियम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बना लिया। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत अमरीका में PIA की मलकियत रोजावेल होटल के 3 साल लीज पर जो उन्होंने दिया था, हुकूमती वजीर की जानिब से होटल मुआहदा मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया, लीज पर होटल देने से पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं, अंदर की कहानी जानेंगे। न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अजीम M मियाँ। उनकी आज स्टोरी थी जंग में, इस हवाले से उनके साथ इस पर बात करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है और जो एक इलेक्शन होगा कि नहीं होगा एक बड़ा सवाल है, और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पंजाब में सियासत जो है वो सारी नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि पंजाब इज़ द एपी सेंटर। यहाँ पे सब मौजूद हैं जहांगीर तरीन, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, तमाम फोकस जो है इस वक्त, या महवर कहना चाहिए सियासत का, वो पंजाब है। और अगर हम देखें तो इस पूरे सिनेरियो में PMLN हमें नज़र नहीं आती। तो अब दो बुनियादी सवाल हैं, PMLN कहाँ है, क्यों कोई क्वेश्चन नहीं कर रही, और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मेरा ख्याल है आज जो बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो ऑर्डर उनका आया है, जो मेरा ख्याल अगर मैं सही समझा हूँ तो गैर मुइना मुद्दत के लिए वो जो डेट थी इलेक्शन कराने की, तो वो अब उन्होंने उसकी अगली डेट उन्होंने फिक्स नहीं की। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब के हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हुकूमत और इनके अपोजिशन के इस वक्त जो PTI जो है, शामुद कुरैशी साहब एंड कंपनी, इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट के मतलब है वो एमिकेबली ये हल हो जाएगा, ये खुद ही सियासतदान हल कर लेंगे। तो आज तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये खबर आई है। अब हुआ क्या है, ये बात उन्होंने लिखी थी, आपको याद होगा जो बेंच बना था ये शुरू में था इनका, जिसमें ये थे उस वक्त सुओ मोटो लिया गया था, तो जिसमें जस्टिस ये थे अतर मनीला साहब थे, मंदो खेल साहब थे, फिर और भी दीगर उसमें मंसूर शाह साहब थे और अफरीदी साहब थे। उन्होंने एक डिफरेंट लाइन ली थी इनसे। चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूदा हैं हमारे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने मुख्तलिफ एक लाइन ली थी और उन्होंने अपने डिसेंट के नोट भी डाले थे। बड़ी सीरियस बहस हुई थी, अगर आपको याद होगा। अगर मुख्तसर से हम देखें, वही कुछ हुआ है जो उस वक्त डिसेंटिंग जो बेंच के लोग थे, जो उन्होंने उमर अता बंदियाल साहब को कहा था कि सर ये काम आप ना करें, ये काम हमारा नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है इसका इलेक्शन का, हमें सुओ मोटो लेने की क्या जरूरत है। सो वहां से डिफरेंसेस पैदा हुए थे, वहीं से सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन का एक आया था, एहसास आया था, और वहाँ 4 जजेस जो थे वो मुख्तलिफ लाइन लेकर गए, उसमें 2-3 जजेस को हटा दिया गया। बेंच जो है बाद में रिकंस्टिट्यूट करके 3 पर लेकर आए थे, या नहीं सॉरी उस पर मेरा ख्याल है 5 पर लेकर आए थे। उसमें नहीं इनका बेंच था, फुल कोर्ट बेंच था। उस वक्त भी कहा गया था कि हमारी इसको सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। जस्टिस अतर मनीला साहब का था, अगर मैं सही मुझे याद पड़े, बाकी ने भी 19-20 ये बातें की थी, लेकिन उनको नहीं माना गया था। उस पर बाद में आपने देखा होगा बहस भी हुई, मुबैसा भी हुआ, उस पर कोर्ट आर्डर आए तो चीफ जस्टिस साहब ने कई दफ़ा उसमें टोन भी इस्तेमाल की सख्त। उन्होंने कहा जनाब कंसिक्वेंसेज होंगे, इट वुड हैव कंसिक्वेंसेज। अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंटेशन ना किया, 14 मई को इलेक्शन ना कराया ना, तो फिर आप लोगों को खैर नहीं। और खैर के लिए उन्होंने 2-4 हवाले भी दे दिए थे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी दे चुकी है, भुट्टो साहब को, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करके जेल भी भेज चुकी है, गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सो 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं बरह रास्त आपके उसमें आए हुए, नरके में आए हुए हैं, जिन्होंने ये सजाएं भुगती हैं, या उनकी बाकी हुकूमतें जो हैं ये टूटती रही हैं। जुनैद साहब की थी, बीबी की थी, नवाज शरीफ की एंडोर्समेंट भी होती रही है। लेकिन इसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जो जस्टिस अतर मनीला वाला नोट था, बड़ा अहम नोट था। आई मस्ट से उसको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स का हो या लॉ का हो, जुडिशरी का भी हो। उन्हें बड़ी डिटेल से बताया था कि सियासतदान जो हैं अपनी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने की बजाय वो हमारे पास लेकर आते हैं। हम कंट्रोवर्शियल होते हैं, एक पार्टी को पसंद आता है तो दूसरी कहते हैं जनाब कि नहीं जनाब जजेस जो हैं फलां पार्टी के बैठे हुए हैं, फलां ने गलत फैसला कर दिया है।
तो और उसके बाद हम कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, वो पार्टी साइड पे चली जाती है, मीडिया पे बैठ जाते हैं, रात को टॉक शोज हो रहे थे या ट्विटर हो रहा होता है या तकरीरें हो रही हैं जिनमें बैठ के हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। सो हमें इन इश्यूज में पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम सुओ मोटो क्यों ले रहे हैं? चले मान लिया कि कोई पार्टी आती पटिशन करती सपोजली, चलो बात में समझ में आती है। एक केस आप सुन रहे हैं, गुलाम महमूद क्या नाम था, वो डोगर साहब थे CCPO लाहौर, उनका सर्विस ट्रिब्यूनल का केस है, 3 जजेस उसको सुन रहे, अचानक उनमें से एक को ख्याल आता है, वो नोट लिख के भेज देता है उनको चीफ जस्टिस साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, कि सर जी मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन होने हैं ना पंजाब में नहीं हो रहे। अब जरा जहन में रखें, बात हो रही है वहाँ CCPO को ट्रांसफर की कि ठीक हुआ है या गलत हुआ है, या आर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा नहीं, हम इस पर सुओ मोटो ले लेते हैं। जिसकी जजेस ने, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी जरूरत भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, अपने फेलो जजेस ने उस पर क्वेश्चन रेज कर दिए। आज क्या हुआ है एट द एंड ऑफ द डे? व्हाट हैज हैपेंड? सेम वही बात है, ये जो बात आप 3 महीने पहले से 2-3 महीने से कि आपको इन पॉलिटिकल इश्यूज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एक और व्यू भी है जो हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब कहते रहते हैं कि जनाब इन्हीं कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं हो रहा, आइन पे अमल नहीं हो रहा, वायलेशंस की जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे और बला बला और बड़ी चीज़ें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनख्वाहें मिलती हैं, मरात मिलती हैं, ओहदे मिलते हैं, इसी काम के लिए मिलते हैं ना। कि अगर आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकते कहीं ना कहीं पे कोई एग्रीमेंट, तो फिर आप लोग बैठे आर्बिट्रेशन करवाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी नहीं अपनी आर्बिट्रेशन अपनी वो कर सकी ये इफेक्टिव, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल अपने हाउस इन आर्डर नहीं था, उनका अपना हाउस इन आर्डर नहीं था, तो जिसकी वजह से वो अपना आर्डर जो है ना, इनका उमर अताब बंजाल साहब के पास 2-3 बड़े अच्छे मौके थे जो मेरा ख्याल मिस हुए हैं। वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। जब कोई वाकया हो जाए ना, हम सारे सियाने हो जाते हैं कि यूं कर लेते वो कर लेते, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, वो असल इंपॉर्टेंट है। मसलन ये क्या, जब आपको ये बार बार कह रही है, हुकूमत कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहा है, कुछ और वकील कह रहे हैं, वो भी गए, शाह खावर साहब गए थे और भी गए थे, वो सारे कह रहे हैं कि सर आप लार्जर बेंच बना दें। ये उस वक्त भी लार्जर बेंच बना लेते, मैं कह तो फैसला खिलाफ ही आ जाता, तो उस सुप्रीम कोर्ट भी इंटैक्ट रहती, जजेस भी इंटैक्ट रहते, जो तनकीद करते हैं क्रिटिक्स उनका मुंह भी बंद हो जाते, और फैसला जो आता ये नहीं भाग सकती थी हुकूमत, ये जहन में रखें। सो लिहाजा वो मेरा ख्याल है एक उनसे चांस मिस हुआ। फिर हुकूमत ने इतना स्ट्रॉन्ग गैदर किया, पार्लियामेंट मिला ली, पार्लियामेंट में साफ जरा PTI के लोग नहीं थे, फिर कैबिनेट, फिर सारा कुछ मैनेज करके तो आज वो मजबूर हो गए हैं। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्हें एहसास हुआ है कि शायद हमने सुओ मोटो लेके हमने जल्दी की थी, शायद हमने गलती की थी। बेबसी एक तरह से जो हमारा अदालती निज़ाम है वो इस पूरी सिचुएशन पे जो नियत थी भी वो चीज़ नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इज दिस जस्ट मेरा ख्याल है वो जो बात थी ना, जस्ट अतर मिल्ला साहब को मैं बार करूंगा, मैं अपनी तरफ से जुर्रत नहीं करता कि सारी चीज़ें पोलिटिसाइज होती गई। पीछे से एतजाज हसन साहब खड़े हो गए, फिर उसके बाद ये खोसा साहब आ गए, वो पूरा लाहौर का एक लाहौरी ग्रुप बनकर, फिर हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से काम किया। उन्होंने उनके ऑडियो कॉल्स निकालना शुरू कर दी, फैमिली के निकालना शुरू कर दी। कभी अहमद तारिक रहीम साहब हैं, वो किसी रिपोर्टर को, वो जो उन्होंने हमारे वो दोस्त हैं कयूम सदीकी साहब, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कहते मैंने जनाब तुझे लिख के रख लो, ये होगा ये होगा ये होगा और फलां होगा। वो इमरान खान साहब को भी कहा ये कर लेंगे फलां कर लेंगे, वो ऑडियो सामने आएगा, फैसला तो पहले से लिखी बैठे हैं। अहमद तारिक रहीम को कैसे पता, और वही कुछ हुआ। फिर साकिब निसार साहब की कॉल आ गई अहमद तारिक रहीम साहब के साथ, जिसमें कह रहे हैं यार वो 2012 गिलानी वाला केस पेज नंबर 265 उसको लगाएं जरा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है, वो लिंक किया इसके साथ। ऊपर से एतजाज हसन साहब और ये हो लतीफ खोसा साहब, ये टेलीविजन चैनल इन्होंने संभाल लिए, इनको इधर अनलीज कर दिया गया, उनको टेलीफोन लाइनों पे अनलीज कर दिया गया। वही फैसले जब यहाँ से नजर आने शुरू, हुकूमत के लिए ये काम आसान हो गया इस पूरे मामले को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल था, लीगल था, उसको पॉलिटिकल रंग देने का। देखें जी 5-6 लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, तो वो बैठ के अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले लेना चाहते, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से वो नवाज शरीफ साहब से, पार्टी से नाराज हैं, पीपल्स पार्टी नाराज है। अब एतजाज हसन और लतीफ खोसे साहब का नाराज होना और उस कैंप में खड़े होकर इधर फायरिंग करना, सो ये चीजें तो बड़ी ऑब्वियस हो गई जिन चीजों की वजह से। फिर उनकी फैमिली के आ गए, वो ऑडियो आ गई उनकी मदर इन लॉ साहबा की, या ये ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की बेगम साहबा की, जिसमें उसमें इजहार हो रहा है कि अता को मैंने ये कहा फलां का, हुकूमत उसमें कमीशन बना दे फौरी तौर पे, कमीशन बना के उन्होंने उनके जो वो है हमारे सीनियर जज साहब फैज ईसा साहब, उसको उन्होंने वो बना दे, वो आपस में उन्होंने इसको सस्पेंड करो तो इस पर तौहीन अदालत को। सो हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वीक होगी,
मीडिया वीक होगा, वॉच डॉग वीक होंगे, पार्लियामेंट वीक होगी, बेनिफिशियरी हमेशा हुकूमत होगी। आपके मीडिया को वीक नहीं होना चाहिए, आप जुडिशरी जजेस को नहीं होना चाहिए। ये दो वो कैंप्स हैं जो हुकूमतों पे, इनकी अब्यूजेस पे, इनकी करप्शन पे, इरेगुलरिटीज पे चेक रखते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हनीमून, हाँ, हैविंग सेड दैट क्लासेस आपके, अगर तीर से 6 शिकार किए हैं, अगर सब कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया तो अब ये तो हो गया, आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन की नीयत नजर आ रही है? हाय, बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको पता यहीं पे बैठ के कई दफ़ा बहस हो चुका, आमिर साहब यहीं पे थे जब हमारे साथ, तो उस वक्त वो उनका ये ख्याल था बहुत सारे दोस्तों का कि ये नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे। याद है आपको? यू आर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। मतलब शर्तें लग गई थी यहाँ पे, राना अशरफ साहब भी, आप सारे, मैं उस पर डटा, मेरा ये ख्याल था कि नहीं होंगे इलेक्शन उस वक्त। मैंने अभी क्लिप पड़े होंगे, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अच्छा दूसरों दोस्तों का ये ख्याल था कि नहीं, ये इतना बड़ा यहाँ पे पीटीआई वो लाएगी, लोग लाएगी, 30 लाख बंदा आएगा, हंगामे होंगे, मार्चेज होंगे, धरने होंगे और तबाही बर्बादी मचा देंगे और मजबूरन इनको कराने पड़ेंगे और नवंबर से पहले वो वापस आएंगे और आने के बाद जनाब अपनी मर्जी का चीफ लगा देंगे। मुझे याद है डी चौक क्रॉस हो रहा है, डी चौक वो रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं सर जो जिन लोगों ने इनको घर भेजा है ना, रजीम चेंज हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है वो अप्रैल में चेंज करें, नवंबर में दोबारा उनको आके उनके सर पे ताज बिठा देंगे, आए अपनी मर्जी का चीफ लगा। सारा मामला लड़ाई चीफ से शुरू हुई है। ये कॉमन सेंस की रीडिंग थी मेरी। अच्छा, फिर आपको पता मोहम्मद मालिक साहब हमारे दोस्त में नाम ले लें, तो हमारे शो में भी कई दफा उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 3 महीने के अंदर इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक नहीं आएगी, बला नहीं आएगी। मैं मालिक साहब ये भी नहीं होने लगा। उन्होंने कहा होगा, ये हमारे शो में कहा है उन्होंने, नाम ले रहा हूं मैं कि सर नहीं होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा? उनके अपने शो में भी एक दफा हम टीवी में मैंने कहा, उनके प्रोग्राम में बैठे हुए वहां मेरी बहस हो गई। मैं कहा सर मुझे ये बताया, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, जिनको अभी आर्मी चीफ बने 3 महीने हुए, जिन्होंने चीफ लगाया है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके पास जाएं और उनको कहें एक्सीलेंसी ये जो है पीटीआई इतना बड़ा जुलूस लेके आ रही है, मेरे ऊपर बड़ा दबाव है, मुझसे 3 महीने मुझे डेडलाइन दी हुई है कि 3 महीनों में मैं आपको फारिग करके इलेक्शन करवा के उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवाऊं, उस बंदे को बनवाऊं जिसने एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुझे डीजीआई से सहायक किया हुआ है। तो लिहाजा मैं उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहता हूँ। आप मेहरबानी करें, जिन्होंने मुझे चीफ बनाया आप सर घर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई। ये सिनेरियो मैंने पेश किया था, मैं कि नहीं होगा ये। अब आपने पूछा सवाल कि अब क्या होगा, मैं इसलिए बैकग्राउंड देना जरूरी था। अब मेरा ख्याल इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी कट फट तोड़ फोड़, हड्डियां, किसी का बाजू काटा तो किसी की टांग काटी तो किसी के कान से अपने कैंची चला दी तो किसी को गंजा कर दिया, जो पार्टी के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के साथ हुआ है सारा। अब आपने ये काम अगर इलेक्शन नहीं करवाने थे, मतलब इसकी रीजनिंग है मेरे पास, इलेक्शन नहीं करवाने थे आपने वो जो कहते हैं जी 1 साल एक्सटेंड कर लेंगे, 6 महीने हम इमरजेंसी लगा लेंगे, फिर आपको ये सारा कुछ करने की कट फट, किसी का कान तो किसी की नाक तो किसी की बाली तो किसी के बाल तो किसी के बाजू काटने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आपको लोगों को उठाने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी सारी बदनामी इंटरनेशनल लेवल पे आपके खिलाफ वो अगेन अगर उस पर ट्वीट्स हो रहे हैं, आपके यहाँ पे बदनामी हो रही, फिर आप बदनामी क्यों लेते? इट मीन ये सारा कुछ करने के बाद इलेक्शन, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी लॉन्च हो गए, उसमें चौधरी सरवर साहब भी लॉन्च हो गए, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉग भी लॉन्च हो गया है, हाशिम डोगर साहब भी आ गए, हमारा मुल्तानी भी सुने हकीकी बना के बैठा हुआ है उधर, इसी तरह की चीजें। फिर ये काम आपने करने नहीं थे। सो ये काम होने का मतलब क्या है कि इलेक्शन होने हैं। ये मेरी रीडिंग है, कोई खबर नहीं है। आई मे बी एंटायरली लॉन्ग, मुझे नहीं पता कि अक्टूबर में, लेकिन मेरी कॉमन सेंस कहती है कि नहीं, ये सारा कुछ करने के बाद थोड़ी सी मतलब क्लिपिंग तो इसे ट्रिमिंग तो कोई हजामत हजूमत करने के बाद फिर आप इलेक्शन करवाएंगे और फिर वही 2018 टाइप माहौल बनाया जाएगा यहाँ पे। उस वक्त आपको याद है मरियम साहिबा कहती थी कि जनाब ये इसके पल्ले क्या कहती थी, ये तराजू के पल्ले बराबर करने पड़ेंगे। वो क्या बराबर करने थे कि जैसे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे, उस इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो इस वक्त जनाब पीटीआई के सरबराह खान साहब भी नहीं लड़ सकेंगे। उस वक्त कहा गया था जनाब कि वो उनको भी डिस्क्वालीफाई करें, जेलों में डालें, वो करें, वो सारा सिनेरियो वही बन रहा है। उस वक्त नवाज लीग के जो उम्मीदवार थे, ये अभी उठा के देख लें 2018 वाला, उनको कहा गया था टिकटें वापस करें, वो टिकटें वापस करके आज़ाद लड़े थे या वो सूबा महाज के नाम पे लड़े थे। उस नवाज शरीफ साहब के वो इशू की हुई टिकटें सारी वापस हुई थी, बल्कि पिटीशन डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये तो नाअहल हो चुके हैं, इनकी इशू की हुई टिकटों पे तो लोग लड़ ही नहीं सकते सदर पीएमएल नवाज के तौर पर। सो उसी तरह का तराजू के पलड़े जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड उनके बकौल लेवल प्लेइंग फील्ड क्या था कि उस वक्त नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध के एक पत्थर बांध के उन्होंने पानी में फेंक दिया था कि तैर के दिखाएं। अभी वही वाला काम जो है ना, पत्थर जो है वो कहीं और बांधा है, इधर खान साहब की साइड पे कर दिया गया ना, वही हाथ पांव बांध के पत्थर साथ एक बहुत बड़ा भारी बांध के ये लें जी खान साहब आप तैर के दिखाएं।
सो इसकी दफा वही, तो मेरी रीडिंग है, ठीक मे है। बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ठीक लगता है है। ये इलेक्शन होंगे। ठीक है क्लास साहब, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हमारे साथ अजीम एम मियाँ साहब मौजूद होंगे न्यूयॉर्क से बराह रास्त, और उनसे हम बात करेंगे रोजेवेल होटल के बारे में। उनकी जंग की स्टोरी है आज की, और इस हवाले से उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनके कुछ ख्यालात हैं, वो उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ न्यूयॉर्क से बराह रास्त मौजूद हैं अजीम मोहम्मद मियाँ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अजीम साहब, ये बताइए, आपकी जंग की और द न्यूज़ की स्टोरी है रोजेवेल होटल के हवाले से, और आपने कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिजर्वेशंस उसमें रेज किए हैं, जो डिटेल्स ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शेयर की इस एग्रीमेंट के हवाले से। आपके उस बारे में कुछ सवाल हैं, और जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक ने उसके फ़ायदे गिनवाए कि इस एग्रीमेंट से $220 मिलियन की आमदनी होगी, तो क्या चीज़ है जो आपके लिए तसल्ली बख्श नहीं है, और क्या आपको लगता है कि इसे मजीद होना चाहिए था? इस एग्रीमेंट से क्यों खुश नहीं हैं आप? उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये कि ये एग्रीमेंट का जो मतन है वो कहीं मतलब है कि अभी तक जो है मंजर आम पे लाने के बजाय काबीना ने अप्रूव करके और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये होटल जो है किसी की प्राइवेट मतलब मिल्कियत नहीं है, और ये आज के जितने भी स्कैंडल जिनका जिक्र बड़ा नुमायां तौर से होता है और कवरेज होती है, ये स्कैंडल जो है ये पिछले 30 साल के अंदर इससे भी बड़ा स्कैंडल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान से चूंकि दूर अमेरिका में फासले पे है, लिहाजा इस यहाँ तक जो है वो मीडिया की वो दस्तरस नहीं हो सकी कि ये जो स्कैंडल आज का जो तोशा खाना वगैरह का स्कैंडल है उससे कहीं बड़ा स्कैंडल है। और ये चूंकि मैं इसको कोई पिछले 30-35 साल से कवर करता चला आ रहा हूँ, लिहाजा मैं मतलब कि बहुत सारे ऐसे हकायक से भी वाकिफ हूँ और नशेबो फराज से भी होटल के वाकिफ हूँ कि ये कितनी मरतबा सियासतदानों ने या सीनियर जो ब्यूरोक्रेट और ये जो आपके PIA इन्वेस्टमेंट के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कितनी मरतबा इसके सौदे किए, कितनी मरतबा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और दूसरों से इन्होंने कर्जे लिए और उन कर्जों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, मैं उन सारी चीजों से वाकिफ हूँ। इसलिए मेरी तसल्ली नहीं हो रही कि ये जो मुआहिदा है वो अभी तक न्यूयॉर्क सिटी भी लैतो लाल कर रहा है जो इसका लीज करने वाला है, और हुकूमत ने भी जो है ये कौमी असासा है, और कौमी असासा जब है और एहतसाब का भी दौर है और शफाफियत का दौर है, तो फिर वो मुआहिदा सामने ले आए और उसके बाद में उसके जो मतलब के क्लाउजेस हैं उसको वर्कआउट कर लें, और वर्कआउट करने के बाद कौम को ये बता दें कि एट द एंड ऑफ दिस लीज पहली बात यह है कि PIA को नेट क्या मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस दौरान जो तोड़ फोड़ होगी, और देखिए ये इमिग्रेंट्स के लिए सेंटर नहीं है, ये उन लोगों के लिए सेंटर है जो बॉर्डर किसी ना कानूनी या गैर कानूनी तौर से क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते हैं और अमेरिका में रहना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है रहने के, तो उनको जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में चूंकि उन पर लाद दिए गए हैं तो न्यूयॉर्क सिटी जो है उनको रिहाइश देगी। अब आप ये समझ लें कि अमेरिकी लाइफ स्टाइल से, अमेरिकी चीजों से नावाकिफ जो लोग इमिग्रेंट आएंगे वो इस 5 स्टार होटल का जो है उसके रहने के बाद ना सिर्फ इसकी टूट फूट होगी बल्कि ये 5 स्टार जो अहमियत और जो इसकी मतलब तारीखी अहमियत है और जो ये असासा कई $100 मिलियन का, बल्कि बाद लोगों का कहना है कि $1 बिलियन का। अच्छा, तो अगर $1 बिलियन का नहीं भी है, 700-800 मिलियन भी है, तो इतना बड़ा कौमी असासा पाकिस्तान जैसी गरीब कौम जो है उसका हो, और उसको जो है आप बोल्ट लगा दें, और उसके बाद में जो इतने अरसे जब ये लोग रहेंगे तो उसकी तोड़फोड़ होगी। दूसरी ये कि मैं ये भी देखना चाहता हूं कि उस मुआहदे में जो है इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी PIA के PIA इन्वेस्टमेंट के जिम्मे होगी, द रूजवेल्ट होटल के कारपोरेशन के जिम्मे होगी, या सिटी उसकी वो करेगा। तीसरी बात ये है कि जब ये बिल्डिंग इस किस्म के लोगों से जो होगी तो वो होगी, तो ये शहर के फर्स्ट में मरकजी तारीखी और सबसे महंगे इलाके में वाक़ जो होटल है उसको जब आप ये देते हैं तो इस तरह की मतलब है कि अपना आबादी से आप जो है उसको रिहाइश पजीर करते हैं, तो उसके बाद न्यूयॉर्क में कई ऐसे होटल जो रूजवेल्ट तो नहीं है लेकिन सिर्फ मीडियम क्लास के होटल हैं जिनको सिटी ने हायर किया, तो उसके बाद आप देखिए कि वो ना सिर्फ जराइम की आमाजगा बने, गंदगी और मतलब के जो है अफजान सेहत वगैरह के मसाइल भी पैदा हुए, और फिर उस बिल्डिंग की जो मतलब की कीमत है
और जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी गुडविल है, वो सारी खत्म होकर रह जाती है। तो 3 साल के लिए दिए गए हैं। उसमें भी एक प्रोविजन ये भी है कि 18 माह बाद जो है सिटी इस बार मतलब इस लीज में जो है तरमीम कर सकता है। फिर 14 माह की भी बात की गई है। जो चीजें मुझे बाहर से मिली हैं, मैं दस्तावेजी का मतलब कि चीज जो है सबूत चाहता हूँ कि जो मुआहदा है सिटी न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और PIA इन्वेस्टमेंट के दरमियान, उसकी शराइत क्या है, क्योंकि लीज की शराइत भी होती हैं। लीज की शराइत में ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये कहा हो कि जो न्यूयॉर्क सिटी इसकी मेंटेनेंस करेगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि PIA पे ये जिम्मेदारी डाली गई हो। फिर ये भी है कि यूनियन के खिलाफ एक मुकदमा मतलब कि अदालत में था, वो मुकदमा वापस लिया गया है। तो किन शराइत पर वापस लिया गया है, और उनके वाजबात जो यूनियन है, बहुत मजबूत यूनियन जो है वो रूजवेल्ट होटल में काम कर रही थी, उसका हिस्सा काम कर रहा था, उनको जो वाजबात देने हैं तो वो वाजबात कितने देने हैं। तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये हिसाब किताब और ये तफसीलात इसलिए मांग रहा हूँ कि ये कौमी असासा है। ये PIA इन्वेस्टमेंट की जायदाद भी नहीं है, ये कौम के टैक्स वाले पैसों की आमदनी और PIA की जो आमदनी है उससे मत खरीदा गया है। और इसकी तो फिर पिछली दास्तान जो है, देखिए आपका एतबार जब उठ जाता है तो होता यह है कि पिछले 30 साल के अंदर जो PIA इन्वेस्टमेंट के मतलब के हुक्काम बाला थे, उन्होंने इस होटल को किस किस तरह से लूटा है। और आइसक्रीम के पार्लर कराची में चलाने के लिए यहाँ से आइसक्रीम के मतलब के नुस्खे कैसे गए हैं और कैसे जाते रहे हैं, सप्लाई लाइन कैसे होती रही है। ये इसके होटल में जब लिनन जो मतलब कि अपना शीट और लिनन और तौलिए और ये जो इस्तेमाल करने के ठेके थे वो कैसे दिए गए हैं, तो वो एक बड़ी अलमनाक दास्तान है। और ये साल चलती रही है, सिवाय एयर मार्शल फिरोज खान जो एक जमाने में PIA के चेयरमैन भी थे, फिरोज खान साहब या उनके जमाने में जो है नूर खान साहब करप्शन का बाजार रुका था। सॉरी सर, मैं आपकी बात कर नूर खान साहब की बात कह रहे कि या फिरोज खान साहब, तो मैंने कहा नूर खान शायद नहीं जी, कलासरा साहब, ये नूर खान के जमाने में तो इस होटल को लीज पे लिया गया और ये बहुत ही अच्छा फैसला था जी। और उन्होंने पेरिस में भी जो होटल था PIA का वो भी लिया था। लेकिन एक एयर मार्शल फिरोज खान थे जो पहले मतलब कि अपना एयर मार्शल रहे थे और उसके बाद वो जो है ये PIA इन्वेस्टमेंट को भी हेड कर रहे थे। उनके जमाने की बात है कि उनके जमाने में उन्होंने आकर, बल्कि मुझसे भी उन्होंने यही कहा था कि मियां साहब, अगर मेरे दौर में कभी 1 पैसे की करप्शन आपको नजर आए तो आप मेरी कब्र पे भी, अगर मैं मर भी गया हूं तो मेरी कब्र पे जुर्रे मारिएगा। अच्छा सर, ये वरना यहाँ पर जो है कलासना साहब लूटमार का बाजार डॉलरों के अंदर वो रहा है कि जो बयान नहीं किया जा सकता, मगर ये कौम की नजरों से इसलिए उजल रहा है कि ये अमेरिका में वाक़या है और इसके अंदर जो है खेल जो किया गया है वो कानूनी मम्बल जम्बल का, मुकदमात का, और ना सिर्फ ये बल्कि PIA के बाज ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने PIA के मफाद से गद्दारी करते हुए जो इसका असल ओनर मिलस्टीन था उसको भी जनाब अली इन्होंने उसके साथ मिलकर इस होटल को जो है फर्स्ट क्लास होटल के तौर से मेंटेन करने में खराबी डाली और उस पर फिर मुकदमात भी हुए। क्योंकि मुकदमात इसलिए हुए कि वो चाहता था कि ये होटल इसलिए वापस ले लिया जाए कि PIA को 36 मिलियन में देना था, जबकि उस वक्त इसकी कीमत जो है वो 300 मिलियन से ऊपर हो चुकी थी। नतीजा ये था कि ये इसके PIA के खुद जो मुताल्लिका जिम्मेदारान थे उनमें से कईयों ने मतलब कि इसके मफाद के साथ जो किया है। तो मैं 30 साल के इस पुराने रिकॉर्ड को इस तरह से फरामोश कर दूं कि जहां कदम कदम पर मुझे जो है वो करप्शन मिली हो कि जिसके डिनायल कभी कहीं से नहीं आया, जिसका डिनायल कभी कहीं से नहीं आया, जिसकी तरदीद कभी कहीं से नहीं आई। आपने बड़ा मुआहिदा है तो मैं कैसे इसको मान लूं जी। आपने बड़ी तफसील के साथ, आप क्योंकि बेस्ड हैं वहाँ से, बड़ी अच्छी स्टोरीज आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, आज भी बड़ी आपकी प्रोबिंग एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी थी। आपने बड़ा अगेन अभी बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बताई। आपको अपने सब्जेक्ट पे, इसकी हिस्ट्री पे, इस पे सारी कमांड है। यहाँ पे जो एविएशन मिनिस्टर साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो ये तस्वर मिलता है कि 2 साल से बंद पड़ा था कोविड की वजह से। हुकूमत पाकिस्तान यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके सैलरीज के लिए दे रही थी जो स्टाफ है वहाँ पे, और उसके बाद कोई इन पे किराए पड़ रहे थे, कोई इन पे सैलरीज पड़ रहे थे, जुर्माने पड़ रहे थे। सो वो ये समझते हैं कि हम कोई पैसे जो दे रहे थे, हम दोबारा रेनोवेशन के लिए पैसे मांगे गए थे, तो ये फील करते हैं कि हमने ये रेनोवेशन का पैसा भी बचाया है
हमने तनख्वाहें भी बचाई हैं, हमने वहाँ पे जो यहाँ से डॉलर्स जाने थे पाकिस्तान से उसके लिए होटल को अगर सेव करने के लिए लोन वगैरह थे वो पे किए हैं, नहीं तो बैंक आके टेक ओवर कर लेते। तो ये समझते हैं कि ना फिर भी $220 मिलियन अगर 3 सालों बाद आपको मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं देना पड़ता जो हम दे रहे थे, तो डू यू थिंक इट्स ए बैड डील के बंद पड़ा रहता, फिर वहाँ पे उसमें और 100 मसाइल होते, फिर रेनोवेशन करानी पड़ती, फिर स्टाफ सैलरीज। तो डू यू थिंक कि $220 मिलियन जो हैं ये बैड डील है अगर पाकिस्तान को 3 साल बाद मिलते हैं और कुछ नहीं देना पड़ता यहाँ से? अगर देखिए कलासरा साहब, अगर $220 मिलियन अगर PIA तक पहुंचते हैं नकद को कैफियत में, तो फिर कोई बंदा सोच सकता है। ये तो देखिए ना मेरे सामने अभी तक जो है, मैं न्यूयॉर्क सिटी में भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कापी जो है जो किराया नामा जिसे आप कहते हैं या लीज एग्रीमेंट कहते हैं, उसकी कापी जो है मुझे मिल सके, लेकिन अभी तो वो मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो कुछ मैंने हकायक इधर उधर से जमा किए हैं और जो चीजें मेरे सामने आई हैं, उसमें से यूनियन के वाजिबात अदा हो जाने हैं। PIA को $225 मिलियन कोई नहीं मिलने हैं, नंबर एक। क्यों कि उसमें जिम्मेदारी ये ली गई है कि यूनियन के वाजिबात दिए जाएंगे, और यूनियन के जो वाजिबात है वो आखिर जिन लोगों ने, जो यहाँ के फाइनेंशियल मैनेजर थे, उन्होंने यूनियन के इतने वाजिबात कैसे इकट्ठे होने चाहिए, जबकि बैंकों से, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से जो है कर्जे लिए गए इस होटल की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए, तो पीछे उन्होंने क्या चलाया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लेकिन 2 साल से बंद पड़ा था सर, अब होटल 2 साल से बंद पड़ा था, मुलाजमीन की तनख्वाहें, सैलरीज, स्टाफ वगैरह, वो सैलरीज तो देनी थी, साहब से ना देते तो क्या ऑप्शन था? और आप क्या समझते हैं कि होटल को बेचना चाहिए था, एक ही मतलब हम एक ही दफा पैसे ले लेते, या लीज पे देना ठीक था? पहली बात यह है कि ये होटल भी जो है इमरान हुकूमत में एक साजिश के तहत बंद किया गया था, मजबूरन बंद नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत बंद किया गया था, जिसमें यह है कि इमरान हुकूमत के करीब के लोग जो हैं वो उसमें मतलब के शामिल थे। इसको ऐसे बोल्ट नहीं किया जाता ना होटल को। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस दौरान में जो है हुकूमत अमेरिका ने जो है होटल इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो मतलब मराहत दी हैं, जो ग्रांट्स दी हैं, और जो मुलाजमों की तनख्वाहें कई मतलब दी हैं, वो कहाँ गई हैं, उसका भी तो फिर हिसाब दिया जाए कि हुकूमत अमेरिका ने होटल इंडस्ट्री को जो फवाइद दिए हैं, क्या रूजवेल्ट होटल के मुंतजमीन नाअहल थे कि उन्होंने वो ग्रांट्स नहीं ली? बड़ा अहम सवाल है, यह है कि वो बड़ा सवाल है आपका। तो वो कहाँ गई हैं? ट्रू, वो कहाँ गई है? अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हुकूमत, वफाकी वजीर साद रफीक साहब बड़े मोहतरम है, लेकिन बात यह है कि वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आवाम के सामने क्यों नहीं लाते? वो मुआहदे को भी सामने लाएं, और माजी के अंदर जो कोविड पीरियड में जो कुछ ग्रांट्स हुई हैं उसके लिए वहां पर PIA इन्वेस्टमेंट के बाद ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से मतलब कि इस होटल का जो है मतलब के मैनेजर्स और इसके ऊपर आके मुसल्लत हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, मियां साहब, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? क्योंकि आप, फिर मैं कहूँगा, आप इस पे, आपको कमांड है, आप वहीं न्यूयॉर्क में बैठे हैं, बरसों से रिपोर्टें कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? इनको लीज पे देना चाहिए था या होटल को बेचना चाहिए था? सर, हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए, इसका ये चाहिए कि जब ये ऑनरशिप आ गई थी, अब मैं आज में ये जिक्र करता चला जाऊं कि सऊदी शहजादा जो इसका पार्टनर था शुरू से 2000 में, उसको किस तरह नाराज करके भगाया गया और उसको इसमें से निकाला गया पार्टनरशिप में से, उसकी भी वजूहात, वो भी एक साजिश थी, समझे आप? कहने का मतलब ये है कि अभी जो है इस होटल का जो मसला है वो ये है कि इसकी ये जो बिल्डिंग है, या तो फिर जिस तरह पाकिस्तान की जो मुआशी हालत चल रही है, अगर उसमें बेचना है तो इसको बाकायदा ऑक्शन करके बेचा जाए। इसके लिए ये क्या है कि पाकिस्तान का एक सियासतदान जो है वो आगे इस खामोशी से इस पे बिड लगाता है, और दूसरा कोई सियासतदान जो है वो उसकी हिमायत करता है, और PIA इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी काट। अच्छा, इन्होंने ब्रेक पे जाने, आप हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक पे जाने। ब्रेक के बाद मैंने एक सवाल आपसे पूछना है कि किसी दौर में हमें बताया जाता है सदर ट्रंप के जो दामाद हैं वो भी इंटरेस्टेड थे रूजवेल्ट लेने में, फिर क्या हुआ? जरा ब्रेक के बाद, मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है जी, इस वापस आते सवाल हैं, का जरा जवाब सवाल छोड़ अजीम के जा साहब रहे से हैं। हम ब्रेक के बाद लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लासेस। अब आप बहुत अहम सवाल कर रहे थे अजीम साहब से, तो ओवर टू यू। मियां साहब, आप साथ हैं हमारे? सर जी मैं आपके साथ। अरे सर, मैं ब्रेक से पहले पूछ रहा था मैं कि माजी में जैसे आपने बड़ी तारीख बताई बहुत सारी, उसमें जय बगैर जो उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट की गई थी वो पिछली PTI हुकूमत में थी। उस वक्त ये पता चला था कि ट्रंप साहब के दामाद जो हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वहाँ पे
एक कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्म किया था, वो इंटरेस्ट रखते थे। फिर क्या हुआ कि ट्रंप और उनके ये दामाद को ये होटल क्यों ना मिल सका सर? वो खरीदना चाह रहे थे। इस होटल की जो ताज़ा बदकिस्मती थी वो 2019 जुलाई 2019 में जब व्हाइट हाउस का दौरा किया गया है उस वक्त एक शुरू होती है। और ये जो कुछ ख्वाजा उन्होंने आसिफ साहब ने वहां पर कहा है उसका ताल्लुक उसी से है। और ये जो होटल को जो है ये जो इसके दरवाजे बंद हुए और इसमें तख्ते इस कीमती प्रॉपर्टी को तख्ते लगाकर जब बंद 2 साल पहले किया गया तो कोविड जो है वो एक फैक्टर था। लेकिन दूसरा जो उससे बड़ा फैक्टर था वो यही था कि ये होटल जो है इसके लेन देन के मामला जो हैं वो जुबानी तौर से तय हो चुके थे। उसकी वजह ये है कि मतलब कि ट्रम्प फैमिली जो है वो प्रॉपर्टी के मतलब के बिजनेस में है और प्रॉपर्टीज न्यूयॉर्क में के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनके पास हैं। और फिर आपको ये भी पता है उन्होंने है कि वहाँ वाशिंगटन डीसी में उन्होंने एक बहुत पुरानी पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो कौड़ियों के दाम गवर्नमेंट से हासिल करके उसमें भी बहुत बड़ा होटल खोला था जिसमें मुख्तलिफ जो अमीर ममालिक हैं उनके बाकायदा वो बुक थे और वो आमदनी उससे जो है वो उनके मालिकान को होती थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो उनके दामाद का जो किस्सा है इसकी सारी साजबाज और इसकी जो है आवाज और इसकी जो आवाज गश्त है वो बिल्कुल सुनने को मिली है। लेकिन उसके लिए अमली तौर से बाज आपके जो करीबी लोग थे उन्होंने कई इकदाम किए हैं, कई दौरे किए हैं। चेज बैंक जो है वो इसके ऊपर एक क्लियन होल्डर था, उससे भी किया गया। तो दूसरी इसको बिकवाने की कोशिश की गई, वो उस लीज को वो जो लियन जो बैंकों के पास था उसको किसी को बिकवाने की कोशिश की गई। कि एक कहानी हो तो मैं आपको ये आपसे मेरा का प्रोग्राम को शायद बात खत्म, बड़ी आपने तफसील के साथ अर्थ शेकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। आपको हम तकलीफ देते रहेंगे मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ न्यूयॉर्क से बराह रास्त मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।